हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि 3D प्रिंटिंग के बिजनेस में काम करती है और साथ में जो 3D प्रिंटिंग में जो इंक काम में आती है, जो वो डिजोल्व सॉल्यूशन जो काम में आता है वो कंपनी बनाने का भी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है उस इंक का। सो यही ऐसी टाइप की एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है और कंपनी का जो नाम है वो है वर्ल्ड इंडिया। तो WO है वॉल 3D इंडिया। सो वर्ल्ड में तो पढ़ने में आ रहा था, शुरुआत में आपके भी थ्री वर्ल्ड ही पढ़ने में आएगा। अब इस कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में अगर अपने को जानना है तो इसका ऑलरेडी शार्क टैंक इंडिया का जो एपिसोड्स आते हैं उनके अंदर में ये कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो वहाँ पर आप इसका एपिसोड चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कंपनी अच्छे से समझ में आ जाए, क्या करती है, कैसे काम होता है, क्या कंपनी का फोकस है। सो बेसिकली कंपनी का जो मेन फोकस है वो इंक के बिजनेस के अंदर में ज़्यादा बढ़ावा देने का और साथ में ही जो बच्चों का जो पेन बनाने का भी फोकस ज़्यादा की जो बच्चे हैं वो उस इंक का और उस पेन का जो है इस्तेमाल करते हुए कुछ भी ड्राइंग बना लें और उसको प्लास्टिक का एक फॉर्म सा एक क्रिएट हो जाता है। जैसे प्लास्टिक से उस पेन से नाम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक प्लास्टिक का नाम लिखा हुआ बन जाता है ऑटोमेटिक। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंपनी का जो बिजनेस है। इसी के साथ में हम लोग कंपनी की थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें RHP में जाना पड़ेगा। उससे पहले हमें थोड़ा कंपनी की बेसिक डिटेल जानते हैं IPO से रिलेटेड। तो 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है। 150 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1000 का लॉट साइज है, तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली एक IPO की फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। 25 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 21 करोड़ तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 3 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी के जो प्रमोटर इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी अब पैसे उठाना क्यों चाह रही है, मेन रीज़न क्या है, तो उसके पीछे जो रीज़न बताए गए हैं कंपनी द्वारा वो है कि हम थोड़ा सा जो लोन हम पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है उसको चुकाना है और दूसरा हमें अपना खर्चा पूरा करना है, जो कि हमारे खर्चे रोज़मर्रा के हो रहे हैं। तो एसेट्स कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो गड़बड़ा गया है, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। बेसिक डिटेल्स हैं। अब कंपनी के अंदर में जो मालिक लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनका IPO से पहले जो कंपनी में मालिकाना हक था वो 89.5% था और IPO के बाद में 65% रह जाने वाला है। दैट इज़ नाइस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की RHP के अंदर में डिटेल में जा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है और 3 करोड़ रुपए कंपनी लोन चुकाने वाली है। ये कंपनी के जो कुछ प्रोमोटर्स हैं जो कि कंपनी के अंदर मालिकाना हक रखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा राहुल वीरेंद्र चांदलिया, इन्हीं के पास में 29% स्टेक है, IPO के बाद में 21% रह जाने। तो यही मेन करता धरता कंपनी के रहने वाले हैं। कंपनी के ऊपर में कुछ खास लिटिगेशंस नहीं हैं क्रिमिनल वगैरह टाइप के, या टैक्स से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में लिटिगेशन ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ में कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ 1.5 करोड़ के आसपास में कंटिजेंट लाइबिलिटी है GST से रिलेटेड, वो भी जो कि केस के जो आ रखे हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं। GST वाले, टैक्स वाले, इनकम टैक्स GST वाले हर बिजनेस को नोटिस भेजते हैं। उनके लिए कोई मतलब कंपनी है 2 साल पुरानी हो गई है, भेजो नोटिस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो जिस तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर कंपनी जो 3D ब्रांड्स हैं, 3D प्रिंटिंग के जो ब्रांड्स हैं बहुत सारी इंटरनेशनल, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंडिया के अंदर में बेचने का काम करती हैं। ये कुछ 3D ब्रांड्स हैं जिनको कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंडिया के अंदर में बेचती है। साथ में ही कंपनी का जो 3D पेन होता है जो कि बच्चों के इस मतलब कंपनी जिसको सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है आज के दिन, क्योंकि वो किड्स के अंदर में इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको बहुत ही फेमस करना चाहती है 3D पेन। तो ये जो है पर्टिकुलरली चाइना से बन के आता है आज के दिन। साथ में अगर ये कुछ आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख पाएंगे, ये 3D प्रिंटिंग से बने हैं। अगर आप वहाँ पर ऑटोमेटिक एक जो डिज़ाइन होता है उसको सेट कर दो सिस्टम के अंदर में, और फिर वो जो भी आपने डिज़ाइन सेट किया है वो ऑटोमेटिक जो प्रिंटर है उसको बना देता है। जैसे ये जूते का टाइप का सोल है, ये एक कुछ डिज़ाइन है, ये कुछ एक बोतल और ग्लास है। तो कुछ डिज़ाइन हैं यहाँ पर, जो भी आप कोई भी डिज़ाइन उसमें से 3D प्रिंटिंग करवा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब हो गया कि कोई भी आइटम जो आप प्लास्टिक का बना सकते हैं, कोई भी आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो आप बना सकते हैं, उसके प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक मशीन है जो कि जो इंक है उसको बनाने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की यहाँ पे फोटो दी हुई है। साथ में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 144। अब 144 क्या है ये समझ के बाहर है, मैंने काफ़ी जगह देखा व्हाट इज़ 144।
सो एक्चुअली जो कंपनी का 56 ही प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो 39% कैपेसिटी के ऊपर में ही जो है वो चल रही है जो फैक्ट्री है। सो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी के पास में स्कोप दिख रहा है, मतलब अच्छी खासी अभी भी जगह पड़ी हुई है, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा सकती है कंपनी। सो पिछले साल 22% पे चल रही थी, इस साल 40% पे चल रही है, दैट मीन्स अगले साल 80% पे चलेगी, तो हो सकता है 1.5 साल बाद में कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़े, तो उसके लिए अगेंस्ट पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी दर्शाता है कि कंपनी की सेल अच्छी खासी हो रही है, राइट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। साथ में कंपनी का जो B2B जो फोकस जा रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी दूसरे बिजनेस जो फील्ड कोई भी काम कर रहे हैं उनको जो सेल हो रही है कंपनी की तरफ से, वो 24 करोड़ रुपए की हुई है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट, बोलिए बीच में कोई नहीं है, कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचा है, वो है 3,94 करोड़ रुपए का माल बेचा है इस साल। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो कि ऑर्डरिंग करने वाले, उनसे कंपनी ने यहाँ पर 10.5 करोड़ रुपए का माल बेचा है। सो टोटल 40 करोड़ का माल इस साल कंपनी ने बेचा है, तो इस हिसाब से बेचा है। इन परचेजेस सप्लाई जो कंपनी ने की है मार्केट से, जो माल उठाया है सप्लाइंग से, वो इंडिया से सिर्फ 14% उठाया, बाकी जितना भी माल कंपनी ने सप्लाई किया है खुद की कंपनी और बाद में बाहर बेचा है आगे, वो 85% माल बाहर से खरीदा है, जिसमें चाइना भी एक हिस्सा है। बाकी चाइना की अभी जो वो दुश्मनी टाइप का था कि चाइना का माल मत खरीदो, चाइना मत खरीदो, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव इस टाइप के लेते हुए दिखे हैं, जिनमें से कि वो जो पहले वाले जो हेट्रेड थी चाइना के खिलाफ वो ख़त्म होती सी दिख रही है वापस से, बिकॉज चाइना को जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी सहूलियत दी जा रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है बिजनेस के मामले में। नेक्स्ट अब कंपनी का अगर देखते हैं वेयर हाउस, जो भी कंपनी के ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, एवरीथिंग इज रेंटेड। कंपनी के नाम पे आज के दिन कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। काफ़ी सारी जो कंपनी के पास में पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं। कुछ पेटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट भी हो चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं आज के दिन। अब एक बार थोड़ा सा RHP के अंदर में नज़र डाल लेते हैं, जिसमें हम लोगों को मेन नज़र डालते हैं वो बैलेंस शीट में कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। तो आज के दिन 24 करोड़ रुपया लगा हुआ है कंपनी में से, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 10.5 करोड़ रुपया है लगा हुआ है 24 करोड़ रुपए में से। बाकी जो पैसा है वो सारा का सारा उधारी का है, तो लगभग 14 करोड़ रुपए उधारी के पैसे कंपनी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है, तो बट कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसकी बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में 55 लाख रुपए लगे हुए हैं। बाकी मेन जो पैसा है वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है, जो कंपनी के पास में प्रिंटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, इंक वगैरह पड़ी हुई है, तो उसमें 16 करोड़ रुपए आज के दिन लगे हुए हैं। पिछले साल तक कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज़ थी वो 14 करोड़ रुपए के आसपास थी, इस बार 24 करोड़ की साइज़ हो गई है, क्योंकि कंपनी की पिछले साल के मुकाबले सेल भी डबल हो गई है। दैट्स अगेन गुड यार, जब माल बिकेगा तो माल रखना भी तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए कंपनी के पास में माल बिक रहा है, तो कंपनी ने इन्वेंट्री अच्छी खासी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा ली है। ट्रेड रिसीवेबल्स के मामले में कंपनी के पास में ठीक ठाक काम चल रहा है। साथ में एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं तो वो भी पिछले साल के मुकाबले ठीक ही चल रहे हैं। सो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन एज ऑफ टिल नाउ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की P&L स्टेटमेंट है, उसकी बात करते हैं। 23 करोड़ का माल बिका इस साल, 39 करोड़ का माल बिका। अगले साल जो इस साल अगले साल इसी हिसाब से अगर चलता रहा तो अगले साल हो सकता है कि 70 करोड़ तक का माल बिक जाए। दैट्स फाइन, दैट्स गुड एक्चुअली। नेक्स्ट अब देख कंपनी का जो पिछले साल जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था उसके मुकाबले इस बार डबल से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। इसी हिसाब से चलते तो अगले साल तक कंपनी 10-11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी एज पर दिस ग्रोथ डेटा, राइट। यहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ तो अभी तक तो नज़र आया नहीं है। यूजुअली हम जो छोटी कंपनियों के अंदर में देखते हैं कि वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। इस कंपनी के अंदर में ऑलरेडी आई थिंक जिस तरीके से शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड चला उसके अंदर दिखाया गया है कि जो अमन शर्मा है, अमन जो भी हैं, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। बोट वाले जो बोट जिन्होंने स्टार्ट की है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग वर्मा है शर्मा है, आगे क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, ये तो बिफोर टैक्स यहाँ पर कंपनी का दिख रहा है कि कंपनी का अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका मतलब कंपनी के पास में कैश आया है।
बट ये कैश जो है उसको मैं आया हुआ नहीं मानता हूँ, बिकॉज यहाँ पर 5 करोड़ रुपए ट्रेड्स पेबल वाला कंपनी ने कैश अपने हाथों में रखा हुआ है। दैट मीन्स कि जिनको पैसा देना है उनको दिया नहीं है अभी, तो वो अभी तक इनके हाथों में है। तो बेसिकली देखा जाए अगर इसको भी काट दें तो कंपनी जो है 2.5 करोड़ रुपया कैश फ्लो नेगेटिव में बैठी हुई है। तो पिछले हर साल से कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव में ही चलती जा रही है, क्योंकि पिछले साल तक अगर आप देते तो कंपनी वाले जो हैं ट्रेड्स पेएबल पे कर रहे हैं, इस साल इन्होंने पे नहीं किया है, जिस वजह से कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। तो ये अगर जाएगा तो कंपनी अगेन कैश फ्लो नेगेटिव में ही रहने वाली है, राइट। तो इन्वेंट्री अच्छी खासी इस बार कंपनी ने उठाई है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश क्रंच आया हुआ है। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि कंपनी माल जितना मतलब प्रॉफिट कर रही है, नया माल खरीद रही है, उससे ज़्यादा खरीद रही है, प्रॉफिट का भी माल खरीद ले रही है, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन बिग इशू, राइट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हम लोग अगर इसको साथ में अगर देखते हैं पिछले सालों के मुकाबले अगर इन्वेंट्री को चेक करते हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव देखा जा सकता है। इन्वेंट्री नहीं बढ़ेगी तो कैश फ्लो अच्छा खासा पॉजिटिव इस साथ रहता कंपनी का। दैट्स अगेन वेरी गुड। सो कैश फ्लो इज़ फाइन एंड P&L स्टेटमेंट इज़ फाइन, जो बैलेंस शीट है दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, एवरी एंड बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है कंपनी का, बहुत अच्छा खासा सेल आ रहा है फ्यूचर के अंदर में। क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है कि यार ये कैसे प्रिंट करता है, कुछ भी बना लें, ग्लास बना लें, बट बाद में थोड़े टाइम बाद में बोर होने लग जाते हैं, वो अलग बात है, बट एक बार के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है। और जो बिजनेसेस जो हैं उनके लिए तो कोई नया से नया मॉडल अगर कुछ भी नया इंजीनियरिंग या कुछ नया इन्वेंशन अगर करने की कोशिश करते हैं तो वो 3D में डिज़ाइन करते हैं और उसको 3D में डिज़ाइन करने के बाद में हाथ में लेके चेक करते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं, किस तरीके से पूरी की जाएं। तो उसके लिए 3D की प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी का जो स्कोप है फ्यूचर के अंदर में वो तो काफ़ी ज़्यादा है, फैसिनेशन की वजह से पब्लिक में स्कोप खूब ज़्यादा है, और जो SME कंपनी जो छोटी बड़ी कंपनियाँ उनके अंदर में इन्वेंशन की वजह से स्कोप खूब ज़्यादा है। तो आई थिंक प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में चलने की उम्मीद है। और जिस तरीके से कंपनी फोकस पे काम करेगी, प्रिंटर अपने मत बेचो, प्रिंटर तो बेचो दूसरों के खरीद के, इंक खुद बनाओ, क्योंकि इंक तो है बार बार यूज होती रहेगी। तो इंक को महंगा करो, प्रिंटर को तो बेचो जितने सस्ते में बेचना है। तो इसी फोकस के ऊपर में HP ने एक बार काम किया था, जो कि काफ़ी अच्छे से बिका था, आइटम्स बहुत अच्छे से वो चला था सिस्टम। ये भी कंपनी उसी सिस्टम पे काम करेगी तो बहुत अच्छे से काम करेगा। दैट्स ऑल। अभी आई एम पॉजिटिव ऑन दिस IPO। अब एक बार थोड़ा सा P और PB रेशियो को अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर 96 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो यहाँ पर 19 के P रेशियो निकल के आ रहा है। दैट इज़ ठीक ठाक, क्योंकि 15 का FD P रेशियो है, बट यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, तो उस हिसाब से 19 का P रेशियो काफ़ी लुक्रेटिव बन जाता है, जिस हिसाब से ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ है और फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा, जिसकी वजह से ये IPO बहुत लुक्रेटिव बन जाता है, ये ग्रोथ की वजह से बहुत लुक्रेटिव बन जाता है P रेशियो भी। दूसरा, कंपनी का अगर PB रेशियो की अगर बात करते हैं तो 10 का नेटवर्थ है। अगर कंपनी यहाँ पर 21 करोड़ रुपए और उठा ले रही है तो 10 21 31, तो यहाँ पर लगभग 3 का PB रेशियो निकल के आता है। दैट्स अगेन फाइन। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ वेरी ग्रेट, बट दैट्स अगेन फाइन, क्योंकि कंपनी के पास में एसेट्स के नाम पे कुछ ज़्यादा खास कुछ है नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री है, राइट। इसके अलावा कंपनी के पास में जितना भी सब कुछ है वो रेंटेड है, राइट। जो मशीनरीज हैं कुछ, बट उनकी कुछ वैल्यू है वो डेप्रिशिएटिंग है। सो एसेट्स के मामले में देखा जाए तो बिजनेस भी अभी 2-3 साल पुराना है, तो वो मेहनत का जो पैसा है, बस वो जो मेहनत है उसी का 3 गुना ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग ग्रोथ को देखते हुए ठीक ठाक लग रहा है। PB रेशियो भी ठीक ठाक लग रहा है। सो P रेशियो ठीक है, PB रेशियो भी ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, फैसिनेशन दिख रहा है। तो अब देखना है कि किस तरीके से आगे कंपनी इवोल्व होती है। सो आई थिंक इसको अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, आई गेस, जिस हिसाब से एनालिसिस चल रहा है और फ्यूचर स्कोप को देखते हुए। बाकी आपको जो भी लगता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डिसीजन आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, और नीचे कमेंट भी करें कि क्या आपने डिसीजन लिया है। अगर आपको कोई भी आपको सवाल रहता है और वो पूरी जनता से रिलेटेड रहता है तो हम लोग उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।